हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दिस इज़ देवराज अवध। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है। इस पर हम जैसे बच्चों को भी मौका मिलता है अपनी वीडियो शेयर करने का, तो उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आज हम फिर से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। पिछली वीडियोज़ में हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा था, अब हम इसमें ये समझेंगे। फिर हम इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो प्रीएम्बल्स पर आएंगे, प्रीएम्बल उद्देशिका पर आएगा। फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करेंगे, पर आर्टिकल एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये समझते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक्ट्स हैं, यानी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आज आप अपना संविधान देखते हैं इसका कुछ बैकग्राउंड रहा है, और किसी भी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए अगर उसका बैकग्राउंड समझ लिया जाए तो वो बहुत अच्छे से चीज़ समझ ली जाती है। तो इसी वजह से जो आज हम अपना संविधान देखते हैं हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे क्या रहा है। क्योंकि हम ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी में थे, तो उस समय पे क्या कुछ एक्ट्स हुआ करते थे जो ब्रिटेन पार्लियामेंट पारित करती थी इस देश को चलाने के लिए। तो इन एक्ट से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, तो वही समझते हैं क्या क्या लिया है, और जो एक्ट ज़रूरी है हम वही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, 1765 में दो फेमस बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। उसके बाद कंपनी जो एज अ ट्रेडिंग आई थी, ट्रेड करने के लिए, वो एज अ पॉलिटिकल पावर बन गई देश में, एक मतलब शक्ति बन गई, बड़ी शक्ति बन गई। तो वो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, वो हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि 1765 के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, यानी रेवेन्यू के राइट्स मिल गए, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोचती है कि अब हमें इस कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए, अब कुछ रेगुलेटिंग एक्ट चाहिए। तो सबसे पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए उसमें क्या हुआ, इस समय आते आते 1773 तक 3 मेन हब बन गए थे कंपनी के। पहला मद्रास, दूसरा बॉम्बे और तीसरा बंगाल। तो बंगाल और इन तीनों प्रेसिडेंसीज़ का एक गवर्नर हुआ करता था। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, यानी इसको एक मेन पावर बना दिया। अब इसके पास सारी पावर्स रहेंगी, लॉ एंड जो भी कानून बनाने की, कानून को एक्सिक्यूट करने की पावर अब मद्रास और बॉम्बे गवर्नर्स के पास नहीं है, इसके पास रहेंगी। और क्या हुआ था इसमें, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। उसके बाद कंपनी जो मतलब ब्रिटेन पार्लियामेंट थी, उसने कंपनी से कहा कि आपको रिपोर्ट करना होगा पर ईयर, जो आपके रेवेन्यू है, कितना आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया और क्या क्या चीज़ें आपने इस कंट्री में की, तो वो आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ये कंपनी जो ब्रिटेन की सरकार है वो अब कंपनी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर रही है। इसके 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन के जो राजा थे वो जेम्स विलियम पिट्स, तो उन्होंने ये एक्ट, उनके ही नाम पे इसको जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में क्या था, देखिए अभी तक क्या है कि जो भारत में पूरा सिस्टम चला रहा था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे थे। लेकिन अब उसने एक और बॉडी बना दी जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल ट्रेड से रिलेटेड मामले को हैंडल करेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके पास सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन करने के मामले रहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और पिट्स इंडिया एक्ट में एक बात ये भी बोली गई, मतलब भारत की जो इंडियन टेरिटरी है उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस बोला गया, यानी संकेत किया गया कि ये जो भूमि है ये हमारी है। फिर आता है 1830 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखिए इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में क्या हुआ वो हम समझते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में पहली बार जो कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड पर, यानी कंपनी ही ट्रेड कर सकती है भारत में, ब्रिटेन की और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकेगी भारत में, ये मोनोपोली ख़त्म कर दी जाती है। अब ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारत में आके यहाँ के किसानों से रॉ मटेरियल ले सकती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी उनको बेच सकती हैं। लेकिन चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय के साथ जो ट्रेड होगा, यानी चाय और ची, ऐसे आप याद कर सकते हैं, इनके साथ ट्रेड केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अदरवाइज़ और जितने भी मैटर्स हैं उसमें मोनोपोली कंपनी की ख़त्म कर दी 213 साल बाद, बहुत साल, क्योंकि 1830 का है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको भी अलाउ कर दिया कि आप भारत में आके क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और वेस्टर्न एजुकेशन के बढ़ाने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए भी दिए गए। 1 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि तब के समय पे बहुत होती थी,
उस समय की 2% ऑफ जीडीपी हुआ करता था। 1 लाख रुपए की राशि दी गई कि आप भारत में आके भारत के नेटिव्स को वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर और ये सारा कुछ यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर हमारा आता है 1830 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 में मेनली कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। उसमें केवल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स हैं उनके मामले अलग कर दिए गए थे। ओके, तो 1833। अब इसके बाद हमारी जर्नी है 1947 तक, जब तक इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं आ जाता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमें वीडियो का टाइमिंग भी देखते रहना चाहिए। तो इस वजह से इतना ही है आज के लिए। अब मिलेंगे आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे स्काई सर से जुड़े रहिए, और हमारा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस, वो करते रहिए और स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।